आ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपको एक दृष्टांत से अवगत कराना चाहता हूं। उस समय की बात है जब दिल्ली में अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था। आज मुझे इस बात को इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आप सभी लोग केजरीवाल के हस्त को देख रहे हैं। तो मैं अपनी पुस्तक लेकर के गया था उस आंदोलन में, यह सोच करके कि अरविंद केजरीवाल जी हैं जो अन्ना हजारे जी के साथ हैं, और मैं समझ गया था कि वो जो है वही इसमें मास्टरमाइंड है। उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है अन्ना हजारे के पीछे, वो केजरीवाल है। लेकिन केजरीवाल के पीछे कौन ड्राइविंग फोर्स है, यह समझना बाकी था। तो खैर मैं वहां पर गया और अन्ना हजारे जी से तो मुलाकात मेरी नहीं हुई। चाहता तो कर सकता था, लेकिन मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। वो वैसे भी बैठे हुए थे और महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर काफी भीड़ थी वहां, और काफी जद्दोजहद करने के बाद जो है केजरीवाल जी से मुलाकात करने का मौका मिला। मुलाकात काफी छोटी थी। उस छोटी सी मुलाकात में मैंने कुछ बात रखी उनके सामने। वे जन लोकपाल के द्वारा उसमें आंदोलन चला रहे थे, और उसमें उसी का हल्ला मचा रहा था कि जन लोकपाल से भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। तो मैंने वहां पर कह दिया कि जन लोकपाल से तो मेरी समझ में भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, क्योंकि वह एक और कड़ी जुट जाएगी। सिस्टम तो वही रहेगा, एक जांच करने वाला बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका एक कमीशन बढ़ जाएगा, तो भ्रष्टाचार कहाँ से मिटेगा। तो मैंने अपना प्रस्ताव दिया कि भ्रष्टाचार तब मिट सकता है जब जो भौतिक मुद्रा का प्रचलन है, रुपया और सिक्का जो चल रहा है, इसको खत्म किया जाए और इसकी जगह पर डिजिटल लेन देन सिर्फ की जाए। खाते से खाते पैसे ट्रांसफर हों, और वो भी तब ट्रांसफर हों जब जो सामान खरीदी जा रही है उसकी जो रसीद जो है वह भी डिजिटली ही मोबाइल में आ जाए, तब पैसा ट्रांसफर हो। यानी पहले ऐप जो है वह मांग करेगा कि ये पैसा जो है वो किस एवज में जा रहा है। इसी तरह से किसी खाते में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। और अगर कोई सेवा लेन देन है तो फिर उस सेवा की भी रसीद जो है सरकार निर्धारित करे, और वह रसीद भी आए। रसीद जो है सदैव सरकार ही निर्धारित करे, चाहे कोई सामान हो या कोई सेवा हो। सेवा की रैंकिंग जो है सरकार ही निर्धारित करे, उसके अनुसार से फीस बना दी जाए। तो एक यह प्रावधान करना होगा, और दूसरा यह प्रावधान करना होगा कि हर सरकारी कार्यालय में ब्रेन रीडिंग मशीन लगाई जाए, जिससे कि जो वस्तुओं के रूप में जो घूसखोरी होती है उस पर रोक लग जाए। हर एक अधिकारी को उस मशीन के आगे से गुजरना होगा, और उसे वह सिद्ध होगा, महीना में एक बार उनसे गुजार दिया जाए, जिससे कि उनके दिमाग में कौन सी हलचल है वह पता चल जाएगा। क्योंकि गवाह तो वह व्यक्ति होता ही है जो घूस लेता है। तो जब वह गवाह है तो उसके माइंड में जाहिर सी बात है मेमोरी होगी उसकी, उसी मेमोरी को हमें रिट्राइव कर लेना है। जो माइंड में है वो कंप्यूटर पर ला देना है और प्रूव हो जाएगा। हमें किसी गवाह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हम भ्रष्टाचार को पूर्णतः रोक पाएंगे। परंतु वहां
न कारखाने में तूती की आवाज़ है। तो वहाँ पर जो है कुछ भी कहा गया कोई असर नहीं है। तो केजरीवाल जी को मैंने अपनी पुस्तक भी भेंट की थी, 2 पुस्तकें भेंट दी थी, परंतु वह व्यक्ति सुनता रहा लेकिन बोला कुछ नहीं, एकदम चुप। तो मैं समझ गया कि यह जो है, ये ईमानदार व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इसने ना हाँ कहा ना ना कहा, कोई रिजेक्ट नहीं किया। मैं समझ गया कि यह धूर्त व्यक्ति है, इसकी नीयत साफ नहीं है। और फिर वहां पर मुझे इस बात का भी पता चला कि इसका जो है फोर्ड फाउंडेशन से इसके पैसे आते, वहां बहुत पैसे खर्च हो रहे थे। तो मैंने यह पता लगाने की कोशिश की कि इसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, भाई स्पॉन्सर कौन कर रहा है इसका, तो इसका स्पॉन्सर कहाँ है। तो पता चला फोर्ड फाउंडेशन। तो मैं समझ गया कि यह व्यक्ति जो है विदेशी फंड से चल रहा है, इसका मतलब यह देशद्रोही भी है भीतर से। तो कुछ लोगों से, ज्यादा नहीं, कुछ चुनिंदे लोगों से मैंने इस विषय पर चर्चा की, तो वो मेरी बातों से सहमत नहीं हुए, क्योंकि वहां पर तो कुमार विश्वास का वो चल रहा था, उसी में पूरा देश झूम रहा था, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, इस तरह की बातें चल रही थी। तो लोग, एक दो भी आदमी मेरे पक्ष में खड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कन्विंस्ड हो गया था कि यह व्यक्ति देशद्रोही भी है, यह विदेश से फंड ले रहा है और यह ईमानदार भी नहीं है, इसको चलाने वाला कोई और है, ये मात्र एक कठपुतली है और यह भ्रष्टाचार को मिटाने वाला नहीं है, यह भूखा है और यह निश्चित ही, मैंने उसी समय कह दिया था कि यह निश्चित ही यह राजनीति करना चाह रहा है और यह सरकार बनाने के फिराक में है। इस बात को मैंने वहां कह दिया था। तो लोग मुझ पर विश्वास नहीं किए थे। मैंने कहा था कि यह निश्चित ही पॉलिटिक्स कर रहा है और यह सरकार बनाएगा, या राजनीति में उतरेगा, या चुनाव लड़ेगा। ये अन्ना हजारे को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। एनीवे, मैं उतने समय में ही, मेरे लिए तो वह एक्सपोज हो चुका था। मैंने यह भी उसे कहा था कि अगर राजनीतिक क्रांति लानी है तो राजनीतिक क्रांति क्या होगी, व्यवस्था का परिवर्तन। और व्यवस्था का परिवर्तन मतलब होता है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो शासन सत्ता है उसको समाप्त करके सीधे जनता द्वारा शासन सत्ता स्थापित किया जाए। और यह कंप्यूटर और स्मार्टफोन के जरिए यह संभव है। जनता को सीधे कानून बनाने का अधिकार मिलना चाहिए, नेताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो गाल मुंह फुला करके बैठा रहा, सांस भी नहीं ले रहा था, मेरी ओर नजर नहीं मिला था, आंख से आंख नहीं मिला रहा था, बल्कि साइड हो गया वो। उसने उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ओरिएंट हो गया दूसरी ओर, अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट हो गया। और उसने मतलब थोड़ी भी यह भी नहीं समझा कि कोई आया है और जनता के हित में बात कर रहा है, अपने हित में कोई अपना काम लेकर नहीं गया था कि मेरा कोई व्यक्तिगत पर्सनल काम है। तो कुछ भी ध्यान नहीं दिया, इतनी भी कट से नहीं दिखलाई कि नमस्कार बंदगी भी करके विदा कर सके, अभिवादन भी नहीं किया। तो उस तरह से वो बहुत इगोटिस्टिक व्यक्ति, जो कि अभिवादन भी नहीं कर रहा है, विदा होने के लिए भी कुछ नहीं कह रहा है, और इस तरह से घेर करके धक्का मुक्की वहां पर किया जा रहा था। तो मैंने उनके वहां के लोगों को यह भी कह दिया कि तुम लोग कांग्रेस के खिलाफ में यहाँ पर जो है धरना दे रहे हो और कह रहे हो कि इनकी सरकार सही नहीं है, ये है वो है, तानाशाही है ये, परंतु मुझे तो लगता है कि उनसे ज्यादा तानाशाही तुम लोग हो। और अगर मौका तुम लोग को मिल गया
तुम लोग की अगर सत्ता बन जाती है तो तुम उससे कहीं ज्यादा दुष्कर सिद्ध होगे, कहीं ज्यादा खतरनाक सिद्ध होगे, कहीं ज्यादा तनाशा सिद्ध होगे। ये कह करके मैं फिर वहां से निकल लिया उनके यहाँ से। हालांकि छत्रसाल स्टेडियम में अनशन पर मैं भी था, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग थे। तो कुछ दिन रहने के बाद फिर वहां से चला आया, परंतु वह व्यक्ति एक्सपोज हो गया। और आज जो लोग मेरी बात से उस समय असहमत थे, उनके दिमाग में भी आज ये बात सिद्ध हो गई होगी यह व्यक्ति कैसा था। हालांकि अभी कोर्ट में मामला अभी है, अभी तो ईडी की जांच चल रही है, लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से जांच बहुत पहले ही कर ली थी और मैं एकदम श्योर हूँ कि वह व्यक्ति भारत के लिए बहुत डेंजरस है, भारत के लिए खतरनाक है। वह व्यक्ति और उसकी पार्टी सारा उसमें वो सिस्टम जो है, उसमें जो अच्छे लोग थे उनको मुझे लगता है कि भगा दिया उसने, और जो लोग उनके उसके ही लाइन पर थे उनको ही रख लिया गया है। और वह व्यक्ति कोई व्यवस्था नहीं बदल सकता अच्छे के लिए, वह सिर्फ बुरे के लिए व्यवस्था बदल रहा है। उसके दिमाग में जनता के प्रति कुछ नहीं था। परंतु इतने वर्षों के बाद मैं बोल रहा हूँ, तो बोला तो मैं पहले भी था लोगों को, लेकिन चूंकि उस पर कुछ प्रमाण नहीं थे, मैंने तो उसके माइंड को रीड किया था, लेकिन प्रमाण नहीं थे। परंतु मनुष्य जो भी आगे कुछ भी करता है, कोई भी घटनाक्रम है आने वाला, तो हर घटनाक्रम जो है उसके माइंड से तो चलता है, और माइंड में जो उसका सॉफ्टवेयर है तो वह जो सॉफ्टवेयर है वह तो वो मैंने देख लिया था। तो ऐसे ये जो है, अगर इस पर एनआईए की जांच अगर बैठ जाएगी ना, तो आप देखेंगे कि यह देशद्रोही भी सिद्ध होगा। इसके अमेरिका से संबंध है, और अमेरिका के एजेंट के रूप में खालिस्तानी भी काम कर रहे हैं, उनसे भी इनके संबंध है। लेकिन मुख्य जो है इसमें, मुख्य फोर्स जो है वो अमेरिका का ही है। इसको मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था। तो उस अवार्ड के मिलने पर तो मैं डेड श्योर हो गया था कि ये वहीं से गाइड हो रहा है। और खालिस्तान से जब इसका कनेक्शन आने लगा, कुमार विश्वास ने भी कहा, तो मैं सोच रहा था कि उस समय कुमार विश्वास को यदि यह कहा जाता कि यह इस तरह से ऐसे लोगों के साथ है, तो विश्वास वो अभी नहीं करता, विश्वास भी विश्वास नहीं करता। परंतु उसने बाद में खुद बोला। प्रश्न यहाँ पर यह नहीं है कि वह व्यक्ति कैसा है, प्रश्न यह है वह व्यवस्था ही, जिस व्यवस्था के आधार पर हम लोग एक एक व्यक्ति को आजमाते रहेंगे तो उससे क्या हो जाएगा। हर व्यक्ति उसी तरह निकलेगा। हम क्यों व्यक्ति पर भरोसा करें, हम सिस्टम पर भरोसा करें। क्यों किसी व्यक्ति को या कुछ ग्रुप को हम सत्ता सौंप दें, क्यों उसके जरिए जो है हम कानून बनवाएं, क्यों नहीं पूरी भारत की जनता कानून बनाए, क्योंकि पूरी भारत की जनता ही भारत को बचा सकती है, कुछ चुनिंदे लोग नहीं। हरिओम।